गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 11 में अपन ने पार्ट 6 पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 के अंदर अपन ना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फल परिरक्षण में फलपाक या फिर जैम। ठीक है, फलपाक या जैम के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो सबसे पहले जैम की जो अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी, जैम कौन कौन से फलों से बनाया जाता है उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा जैम के अंदर घुलनशील पदार्थ कितना होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। एक पैक्टिन शब्द आया था, फलों के अंदर खटास की मात्रा को पैक्टिन कहा जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अगला जो इसका टॉपिक आएगा वो इसकी विधि आएगी, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से परिभाषा को दोबारा से दोहराता हूँ एक बार, क्योंकि परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी। फलपाक या जैम किसे कहते हैं? देखिए, फलों के रस में, यानी फलों का रस कह दो या फिर फलों का गूदा या फलों के गूदे को चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में पकाकर तैयार किया गया पदार्थ जैम कहलाता है। फलों के गूदे को चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में पकाकर तैयार किया गया पदार्थ जैम कहलाता है। जैम के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 68% होता है, यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें तो 68% उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो जैम है वो मुख्य रूप से गाजर का बनाया जाता है, आम का बनाया जाता है, आंवले का बनाया जाता है, आड़ू का बनाया जाता है, पपीते का बनाया जाता है। इन सभी फलों का क्या बनाया जाता है? मुख्य रूप से जैम बनाया जाता है। यानी जैम उन फलों का बनाया जाएगा जिनमें गूदे की मात्रा सर्वाधिक होगी, जिनके अंदर प्लेसेंटल जो रेशे हैं वो ज्यादा मात्रा में होंगे, उन फलों का क्या बनाया जाता है? जैम बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज अपना क्लास में है जैम बनाने की विधि। तो आज अपन इसकी क्या पढ़ेंगे? इसकी विधि के बारे में अपन पढ़ेंगे, यानी कि इसकी क्या विधि है, कौन से तरीकों से ये बनाया जाता है। तो इसकी जो विधि है, इस विधि के अंदर जो मुख्य बिंदु हैं वो 6 बिंदु हैं। 6 बिंदुओं के आधार पर इसमें विधि का वर्णन दिया गया है। तो अपन इन 6 बिंदुओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, यानी 6 बिंदु इसकी विधि के अंदर हैं। पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे आता है फलों का चयन करना। पहले नंबर पे है फलों का चयन करना या फिर फलों का चयन। दूसरे नंबर पे आता है फलों को तैयार करना। फलों को तैयार करना। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है चीनी मिलाकर पकाना। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है चीनी मिलाकर पकाना। देखिए, पहले नंबर पे आता है फलों का चयन करना, दूसरे नंबर पे है फलों को तैयार करना, तीसरे नंबर पे है चीनी मिलाकर पकाना, चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है अंतिम बिंदु की जांच करना। अंतिम बिंदु की जांच करना। पांचवें नंबर पे आता है रेफ्रैक्टोमीटर। पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है रेफ्रैक्टोमीटर। और छठे नंबर पे जो लास्ट आता है वो आता है पात्र में भरना। यानी 6 बिंदुओं के आधार पर ये विधि है अपनी। इसमें जो पहले नंबर पे है वो तो आता है फलों का चयन करना, दूसरा है फलों को तैयार करना, तीसरा चीनी मिलाकर पकाना, चौथे नंबर पे अंतिम बिंदु की जांच करना, पांचवें नंबर पे है रेफ्रैक्टोमीटर और छठे नंबर पे है पात्र में भरना। देखिए, इन 6 बिंदुओं के आधार पर इसकी विधि अपन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो जितना डिटेल से अपने है उसके आधार पे मैं इस पे लिख तो सकता नहीं हूँ बोर्ड के ऊपर, लेकिन मैं आपको पूरी जो परिभाषा है वो बताने की कोशिश करूंगा। बाकी अपने पास नोट्स में सब कुछ उपलब्ध है। देखिए, जो फलों का चयन है तो जैम बनाने के लिए स्वच्छ, ताजा तथा पूर्ण रूप से पके हुए फलों का चयन करना चाहिए। फलों के लिए कैसे चयन कौन से होगा? पूर्ण रूप से पके हुए फलों का चयन करना चाहिए। पूर्ण रूप से पके फलों का चयन करना चाहिए। जैम बनाने के लिए स्वच्छ, ताजा तथा पूर्ण रूप से पके हुए फलों का चयन करना चाहिए, या फिर जैम बनाने के लिए सर्वाधिक गूदेदार फलों का चयन किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो अपना आता है वो आता है फलों को तैयार करना। चुने गए फलों को
साफ पानी से धोकर, फलों को तैयार करने में उनको तैयार कैसे करना है, तो चुने गए जो फल हैं अपने, इन फलों को साफ पानी से धो लिया जाता है। साफ पानी से धोने के बाद उन फलों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। फलों के टुकड़े करने के बाद फलों को एक भगोने के अंदर डाला जाता है। भगोने में टुकड़ों के डूबने तक पानी डाला जाता है और उसके बाद में उसे आग पर चढ़ाकर मंद मंद पकाते रहते हैं। दोबारा से सुनना दोस्तों, फलों को तैयार करने में क्या लिखना है अपन को, क्या पढ़ रहे हैं अपन, जो इसका फलों को तैयार करने का जो तरीका है वो फलों को चयन करने के बाद आता है। तो फलों को चयन करने के बाद, जब फलों का अपन ने चयन कर लिया है, तो फलों का चयन करने के बाद उन फलों को साफ पानी से धोकर उन फलों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। टुकड़ों को एक भगोने में डाल दिया जाता है। भगोने के अंदर टुकड़ों के डूबने तक, जितनी मात्रा में टुकड़े डूबने चाहिए उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। पानी डालने के बाद उसे मंद मंद आग पर पकाते रहते हैं और ऐसा करने से टुकड़ों के अंदर का जो पैक्टीन है, टुकड़ों के अंदर का जो क्या है पैक्टीन है, वो बाहर निकल जाता है। टुकड़ों के अंदर का जो पैक्टीन है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाता है। और ये पैक्टीन क्या है, टुकड़ों में फलों में उपस्थित खटास, फलों में उपस्थित क्या है, खटास की मात्रा है। खटास की क्या है, मात्रा है। यानी कि फलों के टुकड़ों में उपस्थित जो खटास की मात्रा है उसे अपन पैक्टीन कहते हैं। ठीक है, फलों को साफ पानी से धोकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद टुकड़ों को भगोने में डाल दिया जाता है। भगोने में टुकड़ों के डूबने तक पानी डाला जाता है। उसके बाद टुकड़ों को मंद मंद आग पर पकाते रहते हैं। पकाते समय उनके अंदर का जो पैक्टीन है, जो खटास की मात्रा है, वो बाहर निकल जाती है, यानी कि ऊपर तैरती हुई नजर आती है। उस पैक्टीन की जांच करने के बाद या खटास की जांच करने के बाद पता लगता है कि फल खट्टे थे या फिर फल मीठे थे, और उसके आधार पर आगे अपन को क्या मिलानी है, चीनी मिलानी है। जो मैंने पिछली अपनी क्लास में अपन ने कल जो पढ़ा था उसमें बताया था कि चीनी की मात्रा खटास यानी कि खट्टे और मीठे फलों के ऊपर निर्भर करती है। तीसरे नंबर पे आता है चीनी मिलाकर पकाना। देखिए, जब फलों से पैक्टीन का पता लग गया है तो उनकी खटास का अपन को पता लग गया है। तो खटास का पता लगने के बाद अगर खट्टे फल हैं, अगर कैसे फल हैं, खट्टे फल हैं, तो 1 किलोग्राम गूदे के अंदर 1.250 किलोग्राम चीनी। और अगर फल मीठे हैं, फल कैसे हैं, मीठे फल हैं, तो 1 किलोग्राम गूदे के अंदर 750 ग्राम चीनी मिलाई जाती है। ये तो चीनी की दोनों मात्राएं हैं, ये खट्टे और मीठे फलों में अलग अलग है। जब अपन को खटास का पता लग जाएगा पैक्टीन के द्वारा, तो खट्टे फल होंगे तो अपन 1 किलोग्राम गूदे में 1.250 किलोग्राम चीनी मिलाएंगे, और अगर फल मीठे हैं तो 1 किलोग्राम गूदे के अंदर 750 ग्राम चीनी मिलाते हैं। ठीक है, इतनी मात्रा में चीनी मिलाने के बाद, इतनी मात्रा में चीनी मिलाने के बाद मिश्रण को धीमे धीमे आग पर पकाया जाता है। इतनी मात्रा में चीनी मिलाने के बाद मिश्रण को धीमे धीमे आग पर पकाया जाता है, और जब मिश्रण का जो तापमान है वो 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मिश्रण का जब तापमान है वो 103 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाए, जब मिश्रण का तापमान 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो इसके अंदर नींबू का रस डाला जाता है। नींबू का रस डाला जाता है, नींबू का रस डाला जाता है। और नींबू के रस की जो मात्रा है, जो नींबू के रस की जो मात्रा है वो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम गूदा है। ठीक है, यानी 1.5 यानी 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम गूदे के हिसाब से 103 डिग्री जब तापमान इसका हो जाता है, चीनी मिलाएंगे इस मात्रा में। चीनी मिलाने के बाद गूदे को पकाते रहते हैं। पकाते समय जब गूदे का तापमान 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उसके अंदर नींबू का रस डालते हैं या फिर सिट्रिक अम्ल डालते हैं, और उसकी मात्रा कितनी है, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम गूदे के आधार पर। कहने का मतलब ये है, जब अपन निर्धारित मात्रा में चीनी गूदे में मिला देते हैं, इसके बाद गूदे को मंद मंद आग पर धीमे धीमे पकाया जाता है।
पकाने के बाद, पकाते समय जब उसका तापमान यानी गूदे का जो तापमान है वो 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, थर्मामीटर से नापेंगे, ठीक है, क्लिनिकल से नापेंगे, पारे यानी मर्क्यूरस से नहीं नापना है क्योंकि फूट जाएगा। क्लिनिकल जब थर्मामीटर से अपन तापमान नाप लेते हैं, माप लेते हैं, 103 डिग्री सेंटीग्रेड जब आ जाता है तो उस तापमान के बाद में उसके अंदर नींबू का रस डाला जाता है, और नींबू का रस कितना डालेंगे, 1.5 किलोग्राम, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम गूदे के आधार पर, यानी 1.5 ग्राम रस अपन को 1 किलोग्राम गूदे के हिसाब से डालना है। अगर गूदा अपने पास में 2 किलो था फलों का तो अपन 3 ग्राम डाल देंगे, अगर गूदा 1 किलोग्राम है तो अपन 1.5 ग्राम डालेंगे, गूदा अगर 3 किलोग्राम था तो 4.5 ग्राम डाल देंगे, ठीक है। मतलब कि प्रति किलोग्राम गूदे के हिसाब से 1.5 ग्राम नींबू का रस या सिट्रिक अम्ल 103 डिग्री गूदे का तापमान होने पर उसके अंदर डाला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, गूदे का क्या रंग साफ हो जाता है, उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मतलब उसकी जो गंदगी है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। इसको टॉपिक को मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक बार पात्र में भरना हो। जब उबलते हुए गूदे का तापमान, जब उबलते गूदे का तापमान, जब उबलते गूदे का जो तापमान है ये तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जब तक इसको क्या करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। जब गूदे का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब तक मिश्रण को पकाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए चीनी मिलाकर पकाना में जब फलों से पैक्टिन का पता लग जाता है, उसकी खटास का अपन को पता लग जाता है, तो खट्टे फल हैं तो 1 किलोग्राम गूदे में 1.250 किलोग्राम चीनी, अगर फल मीठे हैं तो 1 किलोग्राम गूदे में 750 ग्राम चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद में गूदे को मंद मंद आग पर धीमे धीमे पकाया जाता है। पकाते समय जब गूदे का तापमान 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है, 103 डिग्री सेंटीग्रेड जब गूदे का तापमान हो जाएगा तो उसमें नींबू का रस या सिट्रिक अम्ल डालते हैं। कितना डालते हैं, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम गूदे के हिसाब से डालते हैं। इसके अलावा उबलते हुए गूदे का जब तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब उस मिश्रण को अपन आग से नीचे उतार लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अंतिम बिंदु की जांच करना, जो अपना चौथा टॉपिक आता है वो आता है अंतिम बिंदु की जांच करना। देखिए अंतिम बिंदु की यानी कि जैम तैयार हुआ है कि नहीं हुआ उसकी जांच अपन को करना है। तो अंतिम बिंदु की जांच करने की अगर बात करूं तो अंतिम बिंदु की जांच कैसे करेंगे, उबलते हुए जैम की, उबलते हुए जैम की एक बूंद पानी से भरे पात्र में गिराते हैं। जैसे ये अपने पास क्या हो गया, पात्र हो गया, और इस पात्र के अंदर क्या है, पानी है। अब उबलता हुआ जैम है, क्या है, उबलता हुआ जैम, उबलता हुआ अपने पास में क्या है, जैम है या फलपाक है। इस उबलते हुए जैम की एक बूंद अपन क्या कर रहे हैं, पानी से भरे पात्र में गिरा रहे हैं। जब ये बूंद अपन पानी से भरे पात्र में गिराते हैं तो बिना फैले अगर पेंदे में बैठ जाती है, ये क्या है, इसका पेंदा है, अगर नीचे पेंदे के अंदर वो बिना फैले जमा हो जाती है, अगर वो फैलती नहीं है, क्या हो जाएगी, बिना फैले, बिना फैले अगर वो नीचे बैठ गई है, जैसे अपन ने उबलते हुए जैम की एक बूंद गिराई पानी से भरे पात्र में, अगर वो बिना फैले पेंदे में बैठ गई है तो समझ लेना चाहिए कि क्या, जैम अपना तैयार हो चुका है। अगर ये फैल जाती है, बिखर जाती है तो जैम तैयार नहीं है। अंतिम बिंदु की जांच में उबलते हुए जैम की एक बूंद पानी से भरे पात्र में गिराते हैं। अगर पात्र में बूंद बिना फैले तल्ली या पेंदे में बैठ जाती है तो जैम तैयार है। अगर वो फैल जाती है या बिखर जाती है तो जैम तैयार नहीं है। ये क्या करना होता है, अंतिम बिंदु की जांच में अपन को लिखना होता है, ठीक है। अगला आता है रेफ्रेक्टोमीटर। देखिए जो रेफ्रेक्टोमीटर है, मीटर से मतलब समझ में आ जाएगा कि यंत्र है, मीटर का मतलब यानी कोई मीटर है, यंत्र है। तो रेफ्रेक्टोमीटर क्या है, जैम का, जैम के अंदर रेफ्रेक्टोमीटर है जो जैम का अंतिम बिंदु ज्ञात करने का एक यंत्र है। जैम का अंतिम बिंदु ज्ञात करने का क्या है, यंत्र है, अंतिम बिंदु ज्ञात करने का यंत्र है, ठीक है। जैम का अंतिम बिंदु ज्ञात करने का यंत्र भी क्या है, रेफ्रेक्टोमीटर है। इसके अलावा जैम का जो
तापमान है वो मापने का भी काम किसका है, रेफ्रेक्टोमीटर का। इसके अलावा रेफ्रेक्टोमीटर का काम क्या है, टीएसएस नापने का काम भी है, यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को नापने का काम भी किसका है, रेफ्रेक्टोमीटर का है। और ये एक प्रकार का क्या होता है, यंत्र होता है। रेफ्रेक्टोमीटर जैम बनाने में एक महत्वपूर्ण यंत्र होता है, जिसका कार्य होता है जैम का अंतिम बिंदु याद करना, जैम के अंदर तापमान याद करना, जैम के अंदर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने का काम होता है। अब लास्ट में जो अपना छठे नंबर पे जो बचा हुआ था, लास्ट में एक टॉपिक बच गया था अपना छठे नंबर पे, पांचवें नंबर के बाद में यहाँ से मैंने हटा दिया था उसको, तो वो था पात्र में भरना। पात्र में भरना यानी कि जैम तैयार हो चुका है तो इसको पात्र में भरेंगे, तो तैयार हुए जैम को निसंक्रमित पात्र, तैयार हुए जैम को कैसे पात्र, निसंक्रमित पात्र या फिर स्टरलाइज हुए पात्र जिसमें जीवाणु का कोई प्रभाव नहीं हो, निसंक्रमित पात्र के अंदर तैयार हुए जैम को निसंक्रमित पात्र के अंदर भरा जाता है। उस पात्र में भरने के बाद उसको ठंडे स्थानों पर भंडारित कर दिया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, जैम हो गया। देखिए इसमें आपको क्या याद करना है, एक तो जैम की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जैम के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 68% होता है। टीएसएस जो इसका था वो कितना था, 68%। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैम किन फलों का बनाया जाता है, इसके बाद में जैम बनाने की जो विधि है इसमें आपको मात्र ये 6 बिंदु ही ध्यान रखने हैं। फलों का चयन करना, फलों को तैयार करना, चीनी मिलाकर पकाना, अंतिम बिंदु की जांच करना, रेफ्रेक्टोमीटर, और लास्ट में है पात्र में भरना। इसके बाद में अगर ज्यादा गहराई में जाओगे तो फिर इसकी विधि आपको लिखनी है, लेकिन सबसे पहले इसके बिंदु याद नहीं होंगे, जो इसका जो मेन उद्देश्य है वो याद नहीं होगा तो आगे आप कैसे लिख पाओगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, इसके जो टॉपिक है इनको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना, बाकी पढ़ना तो आपको पूरा का पूरा है। बैक्टीरिया होता है, खटास की मात्रा होती है। ये आपका जैम कंप्लीट हो चुका है।